साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इसका जो शुरुआती काल है आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर बात करने वाले हैं। शुरू करेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किस विद्वान ने माना? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किस विद्वान ने माना? पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र और चौथा गणपति चंद्रगुप्त। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये आपको इसका एक कथन है, ये ध्यान रखना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कथन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? विकल्प हैं डिंगल, पिंगल, मिश्रित, वीरतापरक। तो अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है पिंगल शैली में। और डिंगल शैली जो है उसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है। डिंगल शैली जो है वो वीरतापरक काव्य के लिए होती है, जबकि पिंगल शैली श्रृंगारिक काव्य के लिए है। बाकी जो नीचे के विकल्प हैं मिश्रित और वीरतापरक केवल मनगढ़ंत शैलियाँ हैं, बाकी ऐसी कोई शैली नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, किस विद्वान ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है? किस विद्वान ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन। तो 84 सिद्धों की संख्या जो 84 थी उनका नाम बताया ऐसा कौन सा विद्वान है? और ये हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर अध्ययन किया। उन्होंने आदिकाल को भी सिद्ध सामंत काल नाम दिया। 84 सिद्धों के नाम बताए जिनमें 3 महिला सिद्ध भी थी। तो राहुल सांकृत्यायन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, विद्यापति की किस रचना को कहानी कहा जाता है? विद्यापति की किस रचना को कहानी है, कहानी नहीं है, कहानी कहा जाता है? विकल्प हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली। चारों ही रचनाएं विद्यापति की हैं, लेकिन किस रचना को कहानी कहा जाता है? और इसका उत्तर रहेगा हमारा कीर्तिलता। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाएं विद्यापति ने राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा में लिखी और दोनों ही रचनाएं अपभ्रंश में हैं। पदावली जो है वो विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है। विद्यापति जो प्रसिद्धि हुई वो पदावली में थी, पदावली उसका कारण था, और पदावली मैथिली भाषा में रचित थी और लिखनावली ये संस्कृत में रचित थी। देखो, विद्यापति मैथिली, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं मधुकर कवि, भट्ट केदार, लक्ष्मीधर और जगनिक। तो प्राकृत पेंगलम जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधर। देखो, लक्ष्मीधर ने ही प्राकृत पेंगलम ग्रंथ लिखा। मधुकर कवि जो हैं इन्होंने जयमयंक जसचंद्रिका लिखा, भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखा और जगनिक उन्होंने परमाल रासो ग्रंथ है जिसे आलाखंड भी कहते हैं, ये जगनिक ने लिखा। तो प्राकृत पेंगलम जो ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर नगेंद्र ने
84 सिद्धों में सबसे प्रमुख स्थान किस कवि को दिया? देखो, 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख करने वाले थे राहुल सांकृत्यायन, लेकिन 84 सिद्धों में सबसे जो ऊंचा स्थान दिया, सबसे प्रमुख स्थान दिया, वो किस कवि को दिया? विकल्प हैं सरहप्पा, शबरप्पा, लुईपा और कणहप्पा। तो 84 सिद्धों में डॉक्टर नगेंद्र ने सबसे ऊंचा स्थान दिया लुईपा को। लुईपा को सबसे ऊंचा, सबसे प्रमुख स्थान दिया। सरहप्पा हालांकि सिद्धों के जो पहले जो प्रवर्तक हैं उनमें माने जाते हैं, मतलब सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, सहजयान संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान, सबसे प्रमुख स्थान जो है इन सभी 84 में लुईपा को दिया, और वो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प हैं सरहप्पा, शबरप्पा, डोम्बीपा और कणहप्पा। तो इनमें सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है सरहप्पा को। सरहप्पा को ही सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बाकी जितने भी हैं ये सभी सिद्ध हैं, लेकिन सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तक इनमें सरहप्पा ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। नाथ पंथ को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप किस विद्वान ने माना? देखो, नाथ पंथ जो है वो सिद्ध परंपरा से ही निकला है, और फिर नाथों से आगे जाकर भक्ति काल में संत निकले। तो प्रश्न जो है ये है कि नाथ पंथ को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप किस विद्वान ने माना? एक नाथ थे, एक सिद्ध थे मत्स्येंद्र नाथ, उनके शिष्य थे गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ चलाया, और सबसे पहले वे मानते हैं आदिनाथ भगवान शिव को, फिर मत्स्येंद्र नाथ अपने गुरु को, और फिर तीसरे नंबर पे उनका खुद का नाम आता है गोरखनाथ जी का। तो इस प्रकार से नाथ पंथ जो है वो सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन थे? विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा वो है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने नाथों को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप माना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। गोरखनाथ जी की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से किसने किया? गोरखनाथ जी की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से किसने किया? विकल्प हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा। तो गोरखबानी नाम से जो गोरखनाथ जी की रचनाओं का संकलन करने वाले व्यक्ति थे वो हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल है वो गोरखबानी के संपादक हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने इनकी जो नाथों की रचनाओं का संकलन नाथ सिद्ध की बानियाँ नाम से किया, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी रचनाओं का संकलन बोध गान और दूहा नाम से किया, और राम कुमार वर्मा ने ऐसा कोई संकलन या संपादन नहीं किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। कौन सी विशेषता सिद्धों में नहीं पाई जाती? कौन सी विशेषता सिद्धों में नहीं पाई जाती? पहला विकल्प है बाह्य आडंबरों का खंडन, संध्या भाषा शैली, चारित्रिक शुद्धता पर बल, पंचमकार का प्रयोग। तो ऐसी इन चारों विशेषताओं में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो सिद्धों में नहीं पाई जाती? और सही उत्तर है चारित्रिक शुद्धता पर बल। इसमें बाह्य आडंबरों का खंडन किया सिद्धों ने भी, नाथों ने भी किया, संध्या भाषा शैली अपनाई और पंचमकार का प्रयोग किया। पंचमकार जिनमें मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और एक और में से है। तो इन 5 जो मकार हैं, मतलब मैं से शुरू होने वाली 5 बुरी चीज़ें,
इनका प्रयोग सिद्ध करते थे। तो चारित्रिक शुद्धता पर बल उन्होंने नहीं दिया। चारित्रिक शुद्धता पर बल देने वाले जो थे वो थे नाथ। तो नाथ थे वो चारित्रिक शुद्धता पर बल देने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने नारी को साधना के केंद्र से बाहर कर दिया था। और सिद्धों में क्या था कि वो शिव और शक्ति के जो सम्मिलित रूप की वो पूजा करते थे और नारी को साधना के केंद्र में साथ रखते थे। इसीलिए सिद्धों को वाम मार्गी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से चारित्रिक शुद्धता पर बल जो था वो नाथों की विशेषता है, सिद्धों की विशेषता नहीं है। तो आपका इसका जो उत्तर रहेगा वो चारित्रिक शुद्धता पर बल ही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। गोरखनाथ जैसा महिमावृत व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? गोरखनाथ जैसा महिमावृत व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अवधूत मत भी कहा। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ जैसा महिमावृत व्यक्ति पूरे भारत में पैदा नहीं हुआ, और नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उन्होंने जो मानी वो गृहस्थों के प्रति अनादर था। कि नाथों की जो सबसे बड़ी कमी थी वो क्या थी? गृहस्थों के प्रति अनादर, गृहस्थों का अनादर करते थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा कि गोरखनाथ जैसा महिमावृत व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। किस आदिकालीन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस आदिकालीन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इसके 4 विकल्प देखेंगे। पहला स्वयंभू, पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, कवि आसगु। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। देखो, स्वयंभू अपभ्रंश में राम काव्य लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, और अपने यहाँ जो राम काव्य लिखने वाले थे वो वाल्मीकि थे। तो स्वयंभू ने पौमचरित जो एक रचना थी जिसको हम बोलते पद्मचरित, तो वो राम काव्य था। तो इसीलिए स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्योंकि अपभ्रंश में लिखते थे, राम काव्य लिखते थे, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि भी माना, और स्वयंभू थे उज्जैन कवि थे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। और पुष्पदंत जो हैं, पुष्पदंत हैं, इनको अपभ्रंश का व्यास या वेद व्यास कहा जाता है, क्योंकि ये अपभ्रंश में कृष्ण काव्य लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। शालिभद्र सूरी जो हैं, इन्होंने जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा, और कवि आसगु जिन्होंने चंदन बाला रास और जीवदया रास ग्रंथों की रचना की। चंदन बाला रास जो है, इसमें ये करुण रस से ओतप्रोत रचना है, और इसमें एक राजकुमारी चंदन बाला, उसकी करुण कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 है। मुनि जिन विजय ने किस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना? अभी हम बात ही कर रहे थे। मुनि जिन विजय ने किस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना? पहला विकल्प है भरतेश्वर बाहुबली रास, दूसरा चंदन बाला रास, तीसरा पंच पांडव रास, चौथा स्थूलीभद्र रास। तो जैन साहित्य की रास परंपरा का जो पहला ग्रंथ माना गया वो किसको माना? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है, और इसे मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। किस विद्वान को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? किस विद्वान को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? विकल्प हैं धनपाल, हेमचंद्र, कवि आसगु, शालिभद्र सूरी। तो इनमें से जो 4 विकल्प हैं, धनपाल, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी और कवि आसगु, इनमें से प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। हेमचंद्र प्राकृत में व्याकरण लिखने के लिए प्रसिद्ध थे,
और पाणिनि को क्या है, व्याकरणविद माना जाता है। इसीलिए इनको, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन या फिर काव्यानुशासन ग्रंथ की भी रचना की। तो हेमचंद्र को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। और धनपाल ने भविष्यत कहा रचना लिखी। कवि आसगु ने चंदन बाला रास और जीवदया रास लिखी। और शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसे मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ भी माना। तो यहाँ जो प्राकृत का पाणिनि जो है, इसका जो उत्तर रहेगा हमारा हेमचंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? विकल्प है रसायन से, रास से, रासक से, राजसूय से। तो अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति वो रासक शब्द से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। और इसमें जो प्रमाण दिया वो द्वारका प्रसाद सक्सेना ने संदेश रासक ग्रंथ को, संदेश रासक जो अब्दुर रहमान द्वारा रचित ग्रंथ है, उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। और पहला जो विकल्प है रसायन शब्द से, रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान थे, वो थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है और बीसल देव रासो की एक पंक्ति को आधार के रूप में प्रस्तुत भी किया है। बीसल देव रासो की एक पंक्ति जिसमें लिखा है, संवत 1272 जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल है रसायन आरंभ वे, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। इस प्रकार से उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वानों ने रास शब्द से भी मानी है। इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित एक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज रासो की भूमिका में रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से भी मानी है। और गारसद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय या राजसू शब्द से मानी है। और इन्होंने अपने ग्रंथ में चंद्रवरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज रासो न लिखकर पृथ्वीराज राजसू लिखा है। इस प्रकार से रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मतों से हमें परिचित होना चाहिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक शब्द से। और द्वारका प्रसाद सक्सेना ने इस पर संदेश रासक जो अब्दुर रहमान द्वारा रचित ग्रंथ है उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। अब्दुर रहमान जिन्होंने संदेश रासक लिखा, उनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। लेकिन अब्दुर रहमान हिंदी के पहले कवि न होकर हिंदी के पहले मुसलमान कवि माने जाते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे मत हैं जिनसे हमें परिचित होना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। कौन सी विशेषता रासो काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता रासो काव्य की नहीं है? इसमें देखो 4 विकल्प हैं। वीर रसात्मकता, डिंगल पिंगल शैली, राष्ट्रीयता की भावना, चारण कवियों द्वारा रचित। 4 विशेषताएं हैं। उन चारों विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है जो रासो काव्य की नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा राष्ट्रीयता की भावना। देखो रासो काव्य था, रासो काव्य में वीर रसात्मक भी हैं क्योंकि वीरतापरक बातें की गई हैं। डिंगल और पिंगल दोनों प्रकार की शैली अपनाई गई है क्योंकि वीर रसात्मक भी हैं और साथ में कुछ श्रृंगारिक भी हैं। और चारण कवियों ने लिखा है। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना इसलिए नहीं है क्योंकि इन कवियों ने केवल अपने राजा की प्रशंसा की है, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। उनमें देश के प्रति कोई भावना नहीं थी, दूसरे राजाओं का उन्होंने कोई गुणगान नहीं किया। इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना जो है वो रासो काव्य में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा किस विद्वान ने कहा?
चंदवरदाई को छप्पे का राजा किस विद्वान ने कहा? विकल्प हैं द्वारका प्रसाद सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु। तो चंदवरदाई को छप्पे का राजा मानने वाले विद्वान थे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में चंदवरदाई को छप्पे का राजा कहा। चंदवरदाई जो छप्पे छंद का अधिक प्रयोग करते थे और इसी कारण से शिव सिंह सेंगर ने चंदवरदाई को छप्पे का राजा कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना है? किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वूलर, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान इन चार विकल्प में जो हैं वो हैं डॉक्टर वूलर। डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं, जबकि दशरथ शर्मा, श्याम सुंदर दास और दशरथ शर्मा दोनों ही पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं, लेकिन डॉक्टर वूलर जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। कौन सी विशेषता बीसलदेव रासो के बारे में सही नहीं है? कौन सी विशेषता बीसलदेव रासो के बारे में सही नहीं है? विकल्प देखेंगे, पहला, इसे हिंदी का पहला 12 मासा माना जाता है, यह संदेश रास की परंपरा का माना गया है, इसकी नायिका का नाम राजमती है और इसके उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड माने जाते हैं। तो कौन सी विशेषता बीसलदेव रासो के बारे में सही नहीं है? तो इसमें आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है चौथा विकल्प कि इसके उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड माने जाते हैं। ये गलत बात है। देखो, हिंदी का पहला 12 मासा बीसलदेव रासो को ही कहा गया है। बीसलदेव रासो जो वियोग श्रृंगार का एक काव्य है, संदेश रास की परंपरा का भी माना गया है इसको, और इसकी नायिका का जो नाम है वो भी राजमती ही है, जो भोज परमार की कन्या थी। राजा जो भोज है परमार वंश का, उनकी बेटी थी। और इसके उद्धारक कर्नल टॉड माने जाते हैं, ये बात गलत है। कर्नल टॉड बीसलदेव रासो के उद्धारक न माने जाकर पृथ्वीराज रासो के उद्धारक माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड को ही माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। यह पंक्ति आचार्य शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ के बारे में कही? यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ के बारे में कही? विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो। तो ये गूंज मात्र है, शब्द नहीं, यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परमाल रासो के बारे में कही। परमाल रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आजकल जगनिक की रचना का कहीं पता नहीं है, लेकिन यह हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के कण कण में व्याप्त है। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। तो यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परमाल रासो के बारे में कही। और परमाल रासो जगनिक की प्रसिद्ध रचना है, और परमाल रासो का एक नाम आल्हा खंड भी है, क्योंकि इसमें राजा परमर्दी देव के वीर सेनापति आल्हा और उद्दल की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को किस कवि की रचना माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को किस कवि की रचना माना है? विकल्प हैं शारंगधर, जोधराज, जगनिक और जज्जल। तो इसका सही उत्तर रहेगा जज्जल। देखो, हमीर रासो जो है वो शारंगधर नामक कवि की रचना है, और एक हमीर रासो जो है जोधराज का भी मिलता है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को जज्जल नामक कवि की रचना माना है। और जगनिक का हमीर रासो से कोई लेना देना नहीं है, जगनिक परमाल रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसमें राहुल सांकृत्यायन वाला जो उत्तर है वो जज्जल रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन से रासो ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? विकल्प हैं खुमान रासो,
हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो चारों ही रासो हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति कौन से रासो ग्रंथ से मानी है? और इसका सही उत्तर होगा हमीर रासो। देखो, जो रासो काव्य ग्रंथ हैं उनमें से दो रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो, केवल ये दो रासो ग्रंथ हैं जो अपभ्रंश में लिखे गए हैं। तो इनमें से विजयपाल रासो तो विकल्प में ही नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमीर रासो। हमीर रासो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों का उल्लेख करके आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, उनमें से 4 ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे गए थे, जिनमें 2 रासो हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, और 2 रचनाएं विद्यापति की हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इन 4 ग्रंथों को अपभ्रंश में रचित माना था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की जो परंपरा मिलती है वह बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। यह कथन किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? यानी इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की जो परंपरा मिलती है वह बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। ये बात कौन से रासो ग्रंथ के लिए, कौन से ग्रंथ के लिए कही गई है? विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, ढोला मारूरा दूहा, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ। तो आपका जो सही उत्तर है इसका वो है ढोला मारूरा दूहा। क्योंकि इन चारों रचनाओं में से आप देखेंगे तो जो पूर्णतः जो श्रृंगारिक प्रेम भावना का वर्णन है वो ढोला मारूरा दूहा में किया गया है। ढोला मारूरा दूहा के लिए कहा गया है कि इसमें जो श्रृंगार रस की जो परंपरा मिलती है वो आगे जाकर बिहारी के काव्य में मिलती है। तो ढोला मारूरा दूहा के बारे में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। किस आदिकालीन कवि को आदिकाल व भक्तिकाल के संधि स्थल का कवि माना जाता है? किस आदिकालीन कवि को भक्तिकाल और आदिकाल और भक्तिकाल के संधि स्थल का कवि माना जाता है? विकल्प देखेंगे अमीर खुसरो, चंदवरदाई, विद्यापति और जगनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल के संधि स्थल का कवि माना जाता है। वास्तव में जो विद्यापति का जन्म हुआ वो भक्ति काल में हुआ, लेकिन उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनको आदिकाल में शामिल करते हैं, क्योंकि विद्यापति का जन्म तो 1380 में हुआ और आचार्य शुक्ल के अनुसार 1318 के बाद में भक्ति काल शुरू हो गया है। तो भक्ति काल में ही जन्म होने के बावजूद भी इनको आदिकाल में पढ़ा जाता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्तियाँ जो थी वो भक्तिकालीन नहीं थी। तो इस प्रकार से आदिकाल और भक्तिकाल के संधि स्थल का कवि इनको माना गया है, विद्यापति को। ये हमें बात ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। देसिल बहना सब जन मीठा, ते तेसन जपो अवट्ठा, पंक्ति किस कवि की है? इसमें विकल्प हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, जगनिक और मधुकर कवि। तो देसिल बहना सब जन मीठा, ते तेसन जप अवट्ठा, ये पंक्ति जो है ये विद्यापति की है। इस पंक्ति के द्वारा इन्होंने अभ्रंश का प्रयोग करने पर अवट, जो अभ्रंश का ही एक विकसित रूप है, आगे जाकर जो अभ्रंश है वो अवट के रूप में बदली, तो उसमें जो कि इसको मीठी बोली बताया, उसमें जो है उसको जपने के लिए जो कहा, उसमें बातचीत करने के लिए कहा, वो किसने कहा? विद्यापति ने। विद्यापति ने अपनी जो पदावली थी वो अपभ्रंश भाषा में ही लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए कि उन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया जाता है, ऐसे ही विद्यापति के पदों को भी। यह कथन किस विद्वान का है? देखो, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं कि उन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया जाता है, तो कुछ ऐसे ही विद्यापति के पदों को भी। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यन। तो ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही बात विद्यापति के पदों को और जयदेव के पदों के बारे में कही है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और अगर तुम इसके बारे में पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। यह कथन किस आदिकालीन कवि का है? देखो, कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ,
अगर तुम इसके बारे में पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये कथन किसका है? विकल्प है अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रवरदाई और नरपति नालय। ये नरपति नालय हो जाएगा, नालय है, नरपति नालय। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर इसके बारे में पूछना चाहते तो मुझसे पूछे कहने वाले विद्वान है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। राउरवेल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? राउरवेल जो आदिकालीन एक गद्य रचना है, उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? यह चंपू काव्य है, यह ग्रंथ शिलांकित है, इसमें बनारस के आसपास की भाषा का प्रभाव है, और ये हिंदी का पहला नखशिख वर्णन है। तो जो इसमें इसके में कौन सी बात ऐसी है चारों विकल्प में से जो राउर के वेल के बारे में सही नहीं है? तो इसका चंपू काव्य है, बिल्कुल चंपू काव्य है, आधा पद्य में है और बाद में गद्य में लिखा गया। शिलांकित भी है, पत्थरों पर ही लिखा गया है, और इसमें हिंदी का पहला नखशिख वर्णन भी है। हिंदी का पहला नखशिख वर्णन भी है, चंपू काव्य भी है, शिलांकित भी है, लेकिन इसमें बनारस के आसपास की भाषा का प्रभाव दिखाई नहीं दिया। बनारस के आसपास की प्रभाव, भाषा का प्रभाव, वहाँ की संस्कृति का प्रभाव जो है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना जो है दामोदर कवि की, उसमें मिलता है बनारस व उसके आसपास की भाषा का प्रभाव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं दामोदर शर्मा, रोड़ा कवि, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और विद्यापति। तो इन चारों में से जो हैं वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। देखो, दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा, रोड़ा कवि ने राउरवेल लिखी, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा, और विद्यापति ने तो अलग रचनाएं लिखी जो गद्य में थी ही नहीं। विद्यापति में विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, गंगा वाक्यावली, ये सब रचनाएं विद्यापति ने लिखी। विद्यापति अपभ्रंश, मैथिली और संस्कृत तीनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल की उपाधि किस आदिकालीन कवि को दी गई? अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल की उपाधि किस आदिकालीन कवि को दी गई? विकल्प हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, जगनिक, नरपति नालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता था। जिस प्रकार जयदेव ने अपनी गीत गोविंद लिखी, उसी प्रकार विद्यापति ने अपनी पदावली लिखी। और मैथिल कोकिल इसलिए क्योंकि मैथिली भाषा में वो रचना करते थे। तो ये दोनों ही उपाधियाँ, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल की जो उपाधि है वो विद्यापति को दी गई। विद्यापति को उसके प्रशंसकों ने 16 उपाधियाँ दी थी। 16 उपाधि कोई सामान्य बात नहीं होती है, जिनमें से कुछ उपाधियाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अपरूप के कवि, कवि शेखर, नव कवि शेखर। इस प्रकार से कई उपाधियाँ इनके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो 2 उपाधियाँ हैं वो यही हैं, अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल। ये आपको ध्यान रखना है, विद्यापति के लिए प्रसिद्ध ये दोनों उपाधियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। पृथ्वीराज रासो के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पृथ्वीराज रासो जो एक प्रसिद्ध काव्य है, उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला विकल्प है इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, ये 69 समयों में विभक्त है। तीसरा, ये एक प्रामाणिक रचना है। और चौथा, इसे चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हण ने पूरा किया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है यह एक प्रामाणिक रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रामाणिक रचना नहीं है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, 69 समय में विभक्त है, जिनमें से पद्मावती समय जो है बहुत प्रसिद्ध रहा इसका, और यह प्रामाणिक रचना नहीं है। इसको अर्ध प्रामाणिक रचना सिद्ध किया गया है, और इसे चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हण ने पूरा किया। जब कहते हैं कि जब चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के साथ जब युद्ध के बाद उसको जब मोहम्मद गौरी यानी साबुद्दीन गौरी गजनी ले जाता है, तो पृथ्वीराज के साथ साथ चंद्रवरदाई भी चले जाते हैं और अपनी पुस्तक को अपने पुत्र
जलहन को देकर चले जाते हैं। बाद में कहते हैं कि जलहन ने इस पुस्तक को पूरा किया। ऐसे एक पंक्ति भी चलती है, पुस्तक जलहन हत देई, मतलब पुस्तक जलहन के हाथ में देकर वो राजा के काज के लिए गजनी चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 जो है, पाहुड़ा दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ा दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं मेरुतुंग, पद्मनाभ, राम सिंह, देवसेन। 4 विकल्प देखेंगे जो हैं, एक तो मेरुतुंग, पद्मनाभ, राम सिंह और देवसेन। तो इनका सही उत्तर जो हो जाएगा पाहुड़ा दोहा का राम सिंह। राम सिंह ने ही पाहुड़ा दोहा नामक रचना जो है एक जैन साहित्य में मानी जाती है वो लिखी है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा मेरुतुंग ने। पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ लिखा। और आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार रचना लिखी, जिसको हिंदी की पहली रचना माना जाता है। 933 ईस्वी में आचार्य देवसेन ने लिखी श्रावकाचार, जिसे क्या कहा जाता है? हिंदी की पहली रचना ये माना जाता है। तो पाहुड़ा दोहा जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? राम सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, नाथ पंथ को अवधूत मत किस विद्वान ने माना? इसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है। नाथ पंथ को अवधूत मत किस विद्वान ने माना? पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो नाथ पंथ को अवधूत मत मानने वाले व्यक्ति थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही नाथ पंथ को क्या माना? अवधूत मत माना। अवधूत मतलब अपने शरीर पर जो राख वगैरह लगा के रखते हैं, ये उनको माना गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34, सिद्धों की रचनाओं का संकलन हरप्रसाद शास्त्री ने किस नाम से किया? सिद्धों की रचनाओं का जो एक प्रामाणिक संकलन है वो हरप्रसाद शास्त्री ने किस नाम से किया? विकल्प हैं, इसके जो विकल्प हैं वो हैं नाथ सिद्ध की बानियाँ, बोधगान और दूहा, चर्यापद और योगचर्या। 4 इसके विकल्प हैं, नाथ सिद्ध की बानियाँ, बोधगान और दूहा, चर्यापद और योगचर्या। तो आचार्य हरप्रसाद शास्त्री जो हैं, इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संकलन बोधगान और दूहा नाम से किया। इस प्रकार से बोधगान और दूहा नाम से इसका संकलन किया। हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में इसका किया। नाथ सिद्ध की बानियाँ जो ग्रंथ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से, नाथ सिद्ध की बानियाँ नाम से। और बाकी जो 2 रचनाएं हैं चर्यापद और योगचर्या जो है वो सिद्ध कवियों द्वारा रचित रचनाएं हैं। चर्यापद जो है उसके रचनाकार शबरपा हैं। चर्यापद के रचनाकार कौन हैं? शबरपा ने ही चर्यापद रचना लिखी है। और योगचर्या जो ग्रंथ है उसके रचनाकार डोम्बिपा को माना जाता है, डोम्बिपा। अगला जो प्रश्न देखेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, किस आदिकालीन ग्रंथ में राउरवेल की श्रृंगार भावना को चरम पर पहुंचाने का कार्य हुआ है? किस आदिकालीन रचना में राउरवेल की श्रृंगार भावना को चरम पर पहुंचाने का कार्य हुआ है? और इसके विकल्प हैं बसंत विलास, नूह सिपहर, पुरुष परीक्षा और पदावली। 4 विकल्प हैं, इनमें से जो आपका सही उत्तर है वो है बसंत विलास। बसंत विलास जो रचना है उसमें राउरवेल की श्रृंगार भावना को चरम पर पहुंचाने का कार्य किया है। जबकि नूह सिपहर जो रचना है ये अमीर खुसरो द्वारा रचित है और इसमें भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। पुरुष परीक्षा रचना विद्यापति द्वारा संस्कृत भाषा में रचित है और पदावली भी विद्यापति द्वारा ही मैथिली भाषा में रचित है। तो विद्यापति की प्रसिद्धि का जो आधार है वो उनकी क्या है? पदावली ही है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।